हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो अधातुओं का रसायन है, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स वाली क्लास हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट की क्लास में जो हमने टॉपिक्स देखे थे, आई होप वो आपको क्लियर हुए हैं। नहीं हुए तो फिर से आप वीडियो देखिए, आपको क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं जो हमारे फर्दर आगे के जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे नॉन मेटल, और जैसा कि आपको पता है कि आवर्त सारणी में जो नॉन मेटल्स है वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, वो ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 18 तक प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ से लेके समूह 14 से समूह कहाँ तक 18 तक। क्लियर? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि समूह 14 में क्या हो जाएगा, कार्बन, समूह 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और समूह 16 में ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, और समूह 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन पूरे, और समूह 18 में क्या है, जो आपकी अक्रिय गैस है, दुर्लभ गैसें हैं, ठीक है, नॉन रिएक्टिव जो गैसेस हैं, ठीक है, वो जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेनॉन, ठीक है, ये जो है पूरे आपके अधातु हैं। क्लियर? तो ये जो अधातु है समूह 14 से लेके 18 तक, आप जैसे जैसे देखेंगे तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है, क्योंकि आप देखेंगे कि समूह जो 14 है उसके वाहतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। समूह 15 है, उसके वाहतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। समूह 16 है, तो उसके वाहतम कोश में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पता चलेगा आपको कि वाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वाहतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको उसका अष्टक पूर्ण करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वही बात करें अगर समूह 17 की, ठीक है, तो क्या है, समूह 17 में जो उसके वाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, और अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, तो क्या होगा, उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इसलिए जो समूह 17 के जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ये बात तो आपको क्लियर हुई, ठीक है, कि जितने भी अधातु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ठीक है, ये जो धातु आपको दिख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, तो ये जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इस टर्म से आप भली भांति परिचित है। आप लोगों को पता है कि ये टर्म क्या है, और अभी भी आपको ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही क्या है, विद्युत ऋणात्मकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आवर्त है, आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, उसमें लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, दाईं ओर बढ़ते हैं, तो जो विद्युत ऋणात्मकता का जो मान है वो क्या है, हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता है ना, वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा है, एंड सो ऑन। ठीक है, और वहीं आप ऑब्वियसली नाइट्रोजन का जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होगा, कार्बन से ज्यादा होगा। इस तरह से आप जानते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता का जो मान है वो क्या है, दाईं ओर जाने पर क्या होता है, वो क्रमशः बढ़ता जाता है। हर धातु का जो विद्युत ऋणात्मक मान है वो अलग अलग होता है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो वेरिएशन इसका होता है 2.01 से 4.1 तक क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक का मान होता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, फ्लोरीन का मान ऑक्सीजन से ज्यादा, और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से विद्युत ऋणात्मक का मान है जो वो ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति,
क्लोरीन में बहुत ज्यादा है क्योंकि उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ऑक्सीजन को क्या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो थोड़ा उससे थोड़ा कम है, नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो थोड़ा कम मेहनत करता है, इसको सिर्फ 1 चाहिए ना, इसलिए वो पूरी अपनी जी जान लगा देता है, और इसलिए क्या है फ्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मक का मान है वो बहुत ही ज्यादा है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं आवर्त सारणी में, ठीक है, किसी वर्ग में किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो विद्युत ऋणात्मक का मान है वो क्या है, वो क्रमशः घटता जाता है और इस ओर जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर कम होता है। तो ये क्या हुई, ये तो बात हुई विद्युत ऋणात्मक की, और ये श्रेणी कहां से कहां तक चलती है 2.01 से 4.1 तक। क्लियर। तो ये क्या है आपका, ये है विद्युत ऋणात्मक की बात। अब कोई भी जो अधातु है वो विद्युत ऋणात्मकता है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि उसमें जो उसकी प्रवृत्ति है, मतलब सहसंयोजी बंध बनाने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, उसको ये बताने की कोशिश करता है। क्लियर। तो जितने भी एलिमेंट्स आप अधातु देख रहे हैं उसमें विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि वो धातु के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे जो अधातु हैं वो अगर धातु से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो आप यहाँ पर हेडिंग ऐसे डाल सकते हैं, अधातु और धातु के बीच की अभिक्रिया। अधातु व धातु के बीच की अभिक्रिया। ठीक है। तो चलिए धातु और अधातु का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि धातु क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है। एक अधातु ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर, और ये हो गया ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये है आयरन और ये सल्फर, तो ये क्या बन जाएगा, आयरन का सल्फाइड। और वही बात करें हम Na+Cl2, ये भी एक अधातु है और ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड या फिर ट्वाइस ऑफ NaCl। क्लियर। तो ये क्या है, आपके अधातु व धातु के बीच की अभिक्रिया है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है जब धातु और अधातु का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो ये एक आयनिक अभिक्रिया है, इसमें धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है और जो अधातु है उसका अपचयन होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जब अधातु और अधातु, ठीक है, अधातु और अधातु दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, अधातु व अधातु, ठीक है, दोनों अधातु हैं, उनके बीच की अभिक्रिया। ठीक है। तो जब भी अधातु और अधातु, ठीक है, दो अधातु जो दो नॉन मेटल्स हैं वो जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब दो अधातु आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सहसंयोजी यौगिक बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कि हम लेते हैं कार्बन प्लस क्लोरीन, है ना। ठीक है। तो ये क्या बना देता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। ये सहसंयोजी सहसंबंध से बना एक यौगिक है। ठीक है। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। इसके बाद चलिए लेते हैं और क्या एग्जांपल ले सकते हैं अपन, हाइड्रोजन प्लस Cl2, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा ये। ठीक है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं अधातु और अधातु के बीच का रिएक्शन। ठीक है। तो ये क्या है आपका H2 + Cl2, ये क्या बनेगा आपका ट्वाइस ऑफ HCl। ठीक है। ये तो हुआ क्लोरीन से रिएक्शन। अब कुछ ऑक्सीजन से रिएक्शंस देखते हैं। तो जितने भी अधातु है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड्स का ही फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्या है, आप देख पा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और अगर फॉस्फोरस इससे रिएक्ट करे तो P4
ये क्या बनाएगा P4 और ये 5 2 10, ये O10। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जब धातु और धातु का रिएक्शन होता है तो धातु का ऑक्सीकरण और अधातु का अपचयन हो जाता है। और वहीं अधातु और अधातु का बीच अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो क्या होता है, एक सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से हमें कुछ ऐसे यौगिक हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात, कभी भी जो क्लोरीन है या फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है, जिस अधातु की विद्युत ऋणात्मकता होती है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है ना, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम बाद में लिखते हैं। जैसे कि क्लोरीन है तो कार्बन से ज़्यादा है उसका विद्युत ऋणात्मकता, है ना, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। जो क्लोरीन है हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो बाद में, ऑक्सीजन का ज़्यादा है ना सल्फर से, इसलिए उसको बाद में लिखते हैं। तो मतलब ये है कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। तो ये क्या देखा हमने, अधातु और धातु के बीच की अभिक्रिया देख ली, अधातु और अधातु की भी अभिक्रिया देख ली। अब हम देखते हैं कि जो अधातु हैं, ठीक है, जो अधातु है वो ऑक्साइड, उनके ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो हम क्या देख रहे हैं, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आपको एक कुछ चम्मच जैसा कुछ इसका लेकर आपको सल्फर को गर्म करना है। सल्फर जैसे ही गर्म होगा उसमें आप कांच की, जो आपका कांच का एक जार है, उसमें आप उस जलती हुई गैस को डाल दीजिए, ढक्कन को बंद कर दीजिए। ढक्कन को बंद करने के बाद आप उसमें जल्दी से एक गिलास पानी या फिर जितना भी आपको पानी आप डाल सकते हैं, डालिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखेंगे, आपको एक गैस मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से सल्फर से जो गैस बनेगा वो तो आपको पता है कि सल्फर से क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। और उसके बाद अगर आप उसमें जल डाल देते हैं तो वो क्या बनता है, वो क्या बनता है, देखते हैं, SO2 प्लस हमने क्या डाल दिया, इसमें जल डाल दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये H2SO3। ठीक है, और वहीं अगर हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें अगर हम जल डाल देते हैं, ये अधातु का ऑक्साइड है ये भी, तो ये क्या बनेगा, H2CO3। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ना, उनसे जो बने जितने भी अम्ल होते हैं, ठीक है, जो जल से रिएक्ट करने के बाद वो क्या होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, वो क्या करते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं आपकी बुक पे। अच्छा, जो जल है उसमें हाइड्रोजन का ऑक्साइड है H2O, लेकिन उसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय नहीं है, उसकी प्रकृति क्या है, उदासीन है। ये तो आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले अम्लों के नाम लिखिए, वो किन किन अधातुओं से बने हैं। तो चलिए कुछ अधातुओं के आपके लिए अम्लों के नाम लिख देते हैं। तो ये आप हैं HCl, तो कौन कौन सा धातु से बना है, हाइड्रोजन से, क्लोरीन से। वही बात मैं करूँ HNO3 की, तो ये हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। और फिर हम देखते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड है ये, तो इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। ठीक है, तो ये है कुछ अधातु जो अम्ल जो अधातु से बने हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं क्यों? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर किया था कि जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो समूह 14 से लेकर समूह 18 तक प्रेजेंट है। इनके वायतम कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। और यही एक रीजन है कि जो अधातु है वो क्या है, वो विद्युत ऋणात्मक की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको कोई तत्व दिया गया, आप कैसे पहचानोगे कि वो धातु है या अधातु है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने धातुओं के भौतिक गुणों को देखा है, ठीक है, तो और अधातु के भौतिक गुणों को देखा है, तो आप बहुत इजीली थोड़ा सा आप तो मान ही सकते हैं उसकी भौतिक अवस्था को देखकर कि क्या वो ठोस है या गैसीय अवस्था में है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं, ठीक है, कि क्या है उसमें, आप उसमें जान सकते हैं कि वो धातु है या अधातु है। और रही बात फिर उसकी रिएक्टिविटी की, ठीक है, तो रिएक्टिविटी के बाद पर हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है वो धातु होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, वो होता है अधातु। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो अधातु है उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, जो 2.01 से 4.1 के बीच में जो उनकी विद्युत ऋणात्मक की वैल्यू है वो वेरी करती है। अधातु और धातु के बीच की अभिक्रिया, अधातु अधातु की क्रिया और अधातु के ऑक्साइड्स की प्रवृत्ति। आई होप ये क्लास आप लोगों को क्लियर हुई। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।